Good morning, dear students. This is our social science class. Today we will start the second chapter of TAV publications of class 7th. And the name of the chapter is The Earth and the Changes on It. As the name shows कि इस chapter में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, that how and why the changes occur on the Earth's surface. So let's start our chapter. The surface of the Earth never remains the same. अभी हमने वही बात की कि जो अर्थ सरफेस है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती. इट कीप्स ऑन चेंजिंग. नाउ व्हाट आर दिस चेंजेस एंड व्हाई डज दिस चेंजेस टेक प्लेस? आर वी एबल टू सी देम? क्या हम इन बदलावों को देख पाते हैं? यस, सम चेंजेस आर सडन, अचानक से होते हैं, एंड दोज आर विजिबल ऑन द स्पॉट. उनको हम लोग ऑन द स्पॉट देख सकते हैं. वो बदलाव हमें ज़मीन पर जब वो बदलाव होते हैं वो हमें नज़र आते हैं. बट सम आर ग्रेजुअल मीन्स स्लो. कुछ बदलाव है जो धीरे धीरे ज़मीन पर होते रहते हैं, अर्थ सरफेस पर होते रहते हैं, और वो हमें ऑन द स्पॉट नज़र नहीं आते. नाउ व्हाट आर दिस सडन चेंजेस एंड हाउ डू दे अकर? अब सडन चेंजेस अकर्स बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ. अर्थ की इनसाइड कुछ मूवमेंट्स होती हैं जिसके कारण अपर सरफेस में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं और अपर सरफेस बदल जाता है. देयर इज अ चेंज ऑन द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ. फॉर एग्जांपल volcanic and earthquake activities. So these are the activities which happens and change the surface of the earth. और ये कैसी हैं? ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें तुरंत नज़र आती हैं. अर्थक्वेक आता तो हमें पता चलता है ना, हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, पिक्स भी हम लोग देखते हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं कि जब अर्थक्वेक आया तो क्या क्या हुआ. लोगों के घर टूट जाते हैं, ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं, बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े जो है वो गिर के नीचे आ जाते हैं. तो ये सारे बदलाव हमें नज़र आ रहे हैं, राइट? तो दैट इज़ वाई दीज आर द सडन चेंजेस एंड दीज आर द विजिबल चेंजेस विच हैपन्स किस चीज़ के कारण? इनसाइड द अर्थ एंड बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस. लेकिन दूसरे क्या हैं? दूसरे बदलाव हैं विच आर वेरी स्लो एंड नोटिस्ड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमें तुरंत नज़र नहीं आते. क्यों? क्योंकि वो बदलाव बहुत धीरे धीरे होता है. अभी हम लोग बोलते हैं अर्थ घूम रही है ना? आप लोगों ने 6th क्लास में ही पढ़ा है दैट अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. तो क्या आपको वो पता चलता है कि अर्थ रोटेट कर रही है? नहीं पता चलता. तो ऐसे कुछ बदलाव हैं हमारे अर्थ सरफेस पे जो कि बहुत स्लो है. दैट प्रोसेस इज सो स्लो दैट इज़ नॉट विजिबल ऑन द स्पॉट. लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन वी कैन रियलाइज दोज चेंजेस. अब ये चेंजेस होते क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द रेनफॉल बाय रेन वाटर, चेंजेस इन द कोर्स ऑफ रिवर. नदी ने अपना रास्ता बदल लिया. क्या हमें पता चलता है कब नदी चौड़ी हो गई, कब नदी ने अपना रास्ता बदल लिया? नो. हवा के कारण व्हेन सॉइल पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पानी जो है वो जब मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले जाता है, उस मिट्टी को किसी दूसरी जगह पे जमा कर देता है. क्या हमें इन बातों का पता चलता है? नहीं चलता. डू वी रियलाइज ऑल दिस थिंग्स? आई थिंक नो वन रियलाइज ऑल दिस थिंग्स. सो दीज आर द स्लो चेंजेस. ओके. लेकिन अब इन नेचुरल फोर्सेस के अलावा सम अदर फैक्टर्स आर देयर लाइक ह्यूमन फैक्टर्स. हम सब जानते हैं ह्यूमन बीइंग एक ऐसा पार्ट है अर्थ का जो इसकी हर चीज़ को इफेक्ट करता है. सो ह्यूमन फैक्टर्स कैन प्ले एन इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ. अब हम लोग कैसे जो है अर्थ सरफेस को चेंज कर रहे हैं? बाय कटिंग डाउन फॉरेस्ट और वी कैन से ट्रीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स. अभी कहीं पर मिट्टी थी, प्लेन एरिया था, पहाड़ थे, हमने पहाड़ों को काट कर वहाँ पे खेत बना दिए. पहाड़ों को काट कर हमने वहाँ पे सड़कें बना दी, हमने रेलवे ट्रैक्स बना दिए, हमने कहीं पे पुल बना दिया. तो ये सब क्या? ये बदलाव ही तो है. सड़क बनती है तो हमें बदलाव नज़र आता है. जंगल काटते हैं तो वो ज़मीन हमें बदली हुई नज़र आती है. तो दीज आर दी चेंजेस विच आर अकर ड्यू टू दी ह्यूमन बींग्स. लार्ज स्केल माइनिंग. अब माइनिंग क्या होता है? माइनिंग होता है जब हम लोग मिनरल्स निकालने के लिए ज़मीन की खुदाई करते हैं. तो अब खुदाई करेंगे तो बड़े बड़े गड्ढे उसमें बनेंगे. दैट इज़ ऑल्सो चेंज इन द अर्थ सरफेस. बिल्डिंग ऑफ डैम्स हम लोग बनाते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं जो दीज आर दी नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स विच ब्रिंग चेंजेस इन द अर्थ सरफेस. नाउ इन दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट द प्रोसेस दैट आर इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग ग्रेजुअल चेंजेस अपॉन द अर्थ सरफेस. अभी कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है टू ब्रिंग दीज चेंजेस इन द अर्थ, और ये प्रोसेस कैसे होता है?
अभी जो अर्थ सरफेस में जो चेंजेस हो रहे हैं, हाउ डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, दैट विल स्टडी इन डिटेल. ओके, नाउ फर्स्ट विल डू द एक्सटर्नल प्रोसेस. एक्सटर्नल प्रोसेस मैंने आपको बताया था जो ज़मीन के बाहर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रोसेस हो सकता है, नेचुरल प्रोसेस जैसे कि रेनफॉल हो रही है, हवा चल रही है, ये सारे किस में आएंगे, एक्सटर्नल प्रोसेस में आएंगे. एनी प्रोसेस वर्किंग ऑन द अर्थ सरफेस, टर्म देखेंगे यहाँ पे, हमने ऊपर पढ़ा था इनसाइड द अर्थ सरफेस, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि जो अर्थ के ऊपर कोई भी जो बदलाव होता है या जो प्रोसेस अर्थ के ऊपर काम कर रहे हैं बदलाव लाने के लिए, वो हमारे होंगे एक्सटर्नल प्रोसेस. द एक्सटर्नल प्रोसेस may lower the level of land by wearing away rock particles, or it can also raise the level of land where the soil particles are deposited. अब मैंने आपसे बात की थी थोड़ी देर पहले कि हवा या बारिश वो क्या करती है, वो मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले जाती है. हवा चलती है तो मिट्टी उड़ती है, बहुत तेज़ हवा चलती है, तो अब क्या वो मिट्टी हवा में ही रहेगी? नो, वो मिट्टी कहीं ना कहीं तो जाकर डिपॉजिट होगी ना बेटा. ऐसे ही जब पानी बहता हुआ आएगा, पहाड़ों पे से नदी आ रही है या बहुत तेज़ बारिश आई है, तो स्लोपिंग जो हमारा एरिया होता है, अब पानी बहेगा, यहाँ से वो मिट्टी को बहा कर ले जाएगा, राइट. लेकिन कहीं ना कहीं जाकर तो वो मिट्टी डिपॉजिट होगी. तो वही चीज़ यहाँ पर बताई है कि इट में लोअर द लेवल ऑफ लैंड. अब जहाँ से मिट्टी उड़ेगी या जहाँ से मिट्टी निकलेगी, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ज़मीन का लेवल लो हो जाएगा, ज़मीन नीचे हो जाएगी. लेकिन जहाँ पर वो मिट्टी डिपॉजिट होगी वहाँ पर ज़मीन का लेवल क्या हो जाएगा, इट विल रेज, वहाँ पे ज़मीन ऊंची हो जाएगी. सेकेंड थिंग, एक्सटर्नल प्रोसेस इंक्लूड्स चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ वेदरिंग एंड ग्रेडेशन. अभी इसमें जो टू प्रोसेस होते हैं एक्सटर्नल प्रोसेसेस के कारण अर्थ सरफेस के चेंजेस में जो दो तरीके होते हैं, दैट इज वेदरिंग एंड ग्रेडेशन. सो लेट्स स्टडी व्हाट दीज आर. हियर इज अ टर्म, डू यू नो, geomorphology. You can see here geomorphology. Geomorphology is the science of study of landforms. मतलब क्या हुआ इसका कि लैंडफॉर्म्स की जो हम स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी. नाउ लेट्स सी व्हाट द वेदरिंग इज. The term weathering refers to the process that breaks rocks into smaller particles. It includes erosion and deposition. They disintegrate as they are exposed to all types of weather changes. The effect of weathering can also be seen on stone monuments and buildings where pieces of stone get flaked off and iron railing get rusted. अभी ये क्या बोल रहा है कि weathering refers to process that breaks rocks into smaller particles. weathering में क्या हो रहा है, some rock particles are breaking down. अब वो टूटेंगी तो वो वहाँ से खिसकेंगी भी, राइट. अब आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, कहीं कहीं पे हमें देखो ये रेड डार्क ब्राउन हमें नज़र आ रहा है, कहीं पर हमें लाइट जो सॉइल कलर है वो ग्रेश नज़र आ रहा है. यानी जहाँ से हमें ये डार्क कलर नज़र आ रहा है वहाँ से वो ज़मीन का टुकड़ा टूटा है, वहाँ से उस रॉक का जो टुकड़ा है, माउंटेन का जो टुकड़ा है, वो टूट कर नीचे गिरा है. तो वो क्या है, वो हमारा ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स है. अब जब वो वहाँ से टूट गया तो वहाँ पर चिपका तो रहेगा नहीं, टूटा है तो वो खिसक जाएगा. तो मिट्टी के खिसकने को हम क्या बोलते हैं, इरोजन. क्या बोलते हैं मिट्टी के खिसकने को, इरोजन. और अब जब वो खिसक के नीचे गिर गया तो कहीं ना कहीं तो जाकर रुकेगा ना. ऐसे मिट्टी भी अगर पानी बहाकर साथ ले गई तो कहीं ना कहीं तो वो रुकेगी, कहीं ना कहीं तो वो डिपॉजिट होगी. तो जहाँ पर वो जाकर रुक गई, जहाँ पर वो जमा हो गई, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन. ओके. तो किसी भी तरह की किसी भी चीज़ के कारण ये बदलाव जो है वो हो सकते हैं. लेकिन वेदरिंग में क्या है कि जो अर्थ सरफेस है इट विल ब्रेक डाउन, द रॉक्स विल ब्रेक डाउन एंड देन फाइनली इट विल डिपॉजिट समवेयर एल्स. और ये इफेक्ट सिर्फ रॉक्स या माउंटेन्स पर ही नहीं, इट कैन बी सीन ऑन बिल्डिंग्स आल्सो, ऑन आयरन रेलिंग्स आल्सो. आप लोग देख सकते हैं लोहे की जो भी हमारी ग्रिल्स होती हैं, कई बार लोहे का कोई सामान होता है वो बाहर पड़ा रह जाएगा, तो बारिश और हवा इन दोनों के इम्पैक्ट के कारण क्या हो जाता है, उसके ऊपर जर लग जाता है, जंग लग जाता है, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं. इट गेट रस्टेड.
ऐसे कहीं कहीं से हम लोग कुछ पुरानी बिल्डिंग्स देखेंगे तो पुरानी बिल्डिंग्स के कुछ टुकड़े टूटकर नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं, उनके कुछ स्टोन्स या जो छोटे छोटे पत्थरों से पहले स्टोन्स से ब्रिक्स हम लोग कह सकते हैं, नॉट स्टोन्स, ब्रिक्स से पुरानी बिल्डिंग बनी होती थी, तो वो क्या होती है, वो टूट टूट के नीचे गिरने शुरू हो जाती हैं। तो ये किस चीज़ का इफेक्ट है? दिस इज द इफेक्ट ऑफ द वेदरिंग। नेक्स्ट इज हियर आर द टर्म्स ग्रेडेशन। अभी हमने ऊपर कहा था कि एक्सटर्नल प्रोसेस के कारण क्या हो रही है, वेदरिंग हो रही है और ग्रेडेशन हो रही है। तो व्हाट इज ग्रेडेशन? ग्रेडेशन मीन्स लेवलिंग ऑफ लैंड, मतलब जो लैंड सरफेस है उसकी लेवलिंग हो रही है, दो तरीके से हो रही है, एग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन, डीग्रेड, एग्रेड किसी चीज़ में ऐड होना, डिग्रेड किसी चीज़ में से निकलना, नीचे होना। तो अभी मैंने आपको पीछे समझाया था कि जो हमारा लैंड सरफेस है उसका लेवल कहीं पे बढ़ जाता है। कहाँ पर बढ़ेगा? जहाँ पर डिपोजिशनल वर्क होगा, जहाँ पर मिट्टी जमा होगी, और तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एग्रेडेशन, दैट इज द रेजिंग द लेवल ऑफ लैंड। लेकिन डिग्रेड कहाँ से होगा? जहाँ से वो मिट्टी उड़कर आई है, जहाँ से वो ज़मीन का टुकड़ा या रॉक टूटकर गिरी है, जहाँ से टूटी है वहाँ पर डिग्रेड हो गया, जहाँ से मिट्टी उड़कर चली गई वो डिग्रेड हो गया, लेकिन जहाँ पर वो जमा हुई वो एग्रेड हो गया। ठीक है, आई होप दैट दिस टर्म इज क्लियर टू यू। अब हमने पीछे टर्म्स पढ़ी थी इरोजन एंड डिपोजिशन, तो लेट्स डू दिस टर्म्स। द फर्स्ट वन इज इरोजन। इरोजन मैंने आपको बताया था, वेन एवर द सॉइल और अ पार्ट ऑफ अ रॉक इज कैरिड अवे, दैट इज कॉल्ड इरोजन। और एक और टर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज डिनंडेशन। ओके, तो इरोजन और डेनुडेशन, क्या कहते हैं हम इसको? इरोजन या डेनुडेशन। Carrying away of all those loose parts of disintegrated rocks which lie exposed on the earth's surface by the weathering and agents gradation, that is running water, wind, moving ice and sea waves। अब ये इरोजनल वर्क किसी भी चीज़ के कारण हो रहा है। पानी अगर मिट्टी को बहा कर लेकर जा रही है, हवा के कारण मिट्टी बह के उड़ के जा रही है, आइस, ग्लेशियर्स मूव होते हैं। ग्लेशियर्स क्या होती हैं? हिम नदी, बर्फ़ की नदियाँ। वो जब मूव करेंगी तो वो भी तो अपने नीचे से मिट्टी को अपने साथ खिसका कर लेकर जाएंगी। तो किसी भी कारण से व्हेन द लूज पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ सरफेस मूव फ्रॉम इट्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड इरोजन। एंड डिपोजिशन क्या होगा? डिपोजिशन इज व्हेन इट डिपॉजिट्स। डिपोजिशन नाम में हमें नजर आ रहा है दैट when it deposits. So deposition refers to the laying down of sediments which have been carried from distant part of the earth surface by various agents of gradation. Agents of gradation हमने बोला था, agents of gradation मतलब agents of erosion। वो कौन से थे? मूविंग वाटर थे, विंड थी, मूविंग आइस, एक्सक्यूज मी, सी वेव्स एटसेट्रा। अब ये जिस मिट्टी को बहा कर लाएंगे, इरोड करके लाएंगे, अब वो उसको क्या करेंगे? जब वो स्लो हो जाएगी उनकी स्पीड तो कहीं ना कहीं उसको डिपॉजिट कर देंगे, तो वो क्या हो गया? वो डिपोजिशन हो गया। द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एट अदर प्लेस। अब जहाँ पर भी वो मिट्टी जमा होगी, वो लूज पार्टिकल्स अर्थ सरफेस के जहाँ पर डिपॉजिट होंगी, तो वहाँ पर धीरे धीरे एक लेयर के ऊपर जो है लेयर बनती जाएगी, तो इट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और ये कोई बहुत कम समय का, कुछ घंटों का या कुछ महीनों का प्रोसेस नहीं है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस जो कई सालों में मिट्टी की कुछ सेंटीमीटर की परत जो है वो डिपॉजिट होती है। द रेट एट विच इरोजन टेक्स प्लेस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। अब कितना इरोजन होगा ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? देखेंगे आप यहाँ पे कि जो इरोजन होगा यानी कितनी मिट्टी बहकर आएगी, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की वेजिटेशन कैसी है, वहाँ पर रेनफॉल कैसी है, स्लोप ऑफ लैंड कैसा है, टाइप ऑफ सॉइल कैसी है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? इस चीज़ को इफेक्ट करती हैं। कैसे करती हैं? अब सपोज मिट्टी, सूखी मिट्टी है, ठीक है, सूखी मिट्टी क्या होगी? वो बहुत जल्दी हवा या पानी के साथ बह जाएगी। लेकिन जो गीली मिट्टी होगी, अगर उसमें नमी, मॉइस्चर जो है मिट्टी में ज़्यादा होगा, तो वो पानी और हवा के साथ उतनी जल्दी जो है उड़कर या बहकर नहीं जाएगी। दैट्स ट्रू। सिमिलरली स्लोप, इफ द slope of the earth is like this, it's slanting,
तो क्या होगा, पानी या हवा के साथ वो इजीली बह जाएगी, लेकिन अगर वो सीधी होगी तो वो उतना इजीली सॉइल पार्टिकल वहाँ से मूव नहीं होंगे। अब सैंड है वो बहुत इजीली हवा के साथ मूव हो जाती है। पहाड़ों पर मिट्टी बहुत आसानी से पानी के साथ खिसक कर आ जाती है। ठीक है, तो कहीं पर रेनफॉल कितनी ज़्यादा होती है, रेनफॉल ज़्यादा होती है तो वहाँ पर इरोजनल वर्क भी ज़्यादा होगा, रेनफॉल कम होगी तो इरोजनल वर्क भी कम होगा। तो आई होप टिल हेयर the chapter is clear to you. In the next video we will do the agents of gradation. Till then, take care and have a good day.